सो हाय। तो अपन क्या कर रहे थे? एक सेकेंड, सॉरी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो अपन ने जीएस, एफकेट और एसएससी के लिए 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। अपन आज थर्ड पार्ट करेंगे, जो ऑलमोस्ट एक फेज खत्म हो जाएगा इसका। ठीक है। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अभी तक आप जैसे 25 अराउंड समथिंग पढ़े हैं। उन 25 में जिस तरह से एक्सप्लेनेशन किया है तो 180 टू 100 कवर हो गए हैं। इसी तरीके से अपन करेंगे और देखेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं पिछले में क्या पढ़ा है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी। अगर एक्सप्लेनेशन में सुनना हो तो आप पिछले 2 पार्ट्स के वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है। सो हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ये सबको पता होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। ठीक है। चलो, ओजोन लेयर कहाँ थी? पूरा एक बनाया था हमने, ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर, मतलब पूरी सीरीज भी आती है, वो भी इसमें है, तो स्ट्रेटोस्फियर में आती है। हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर इसके डिफॉल्ट चेयरमैन होते हैं, और सुमन के बेरी अभी इनके वाइस चेयरमैन, ये वाइस चेयरमैन। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, हमेशा वो डिफॉल्ट ही रहता है नीति आयोग को। ठीक है। अगला है मजुली। ये भी प्रॉपर बताया था, असम में आता है, कैसे रिवरीन आइलैंड बनाता है और कैसे ब्रह्मपुत्र मजुली रिवरीन आइलैंड बनाती है। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कंट्रीज, ट्रॉपिक ऑफ कंट्रीज पासिस थ्रू हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स? 3। एक आपका इक्वेटर और क्या बोलते हैं, कैप्रिकॉन भी 3 कंट्रीज से पास करता है। ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्रता पार्टी? सारी पार्टीज, सारी नहीं मतलब थोड़े बहुत के कराए थे, मेन अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो तब कवर करेंगे। तो इसके सी राजा गोपालाचारी थे। वेयर इज इंडिया पॉइंट लोकेटेड? इंडिया पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार आइलैंड में। इंदिरा कोल, कंफ्यूज नहीं होना, इंदिरा कोल कहाँ था? इंदिरा कोल आपका JNK में था, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। इंदिरा पॉइंट ये ऊपर आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ये आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। ठीक। चलो, ड्यूरेंट लाइन इज बिटवीन विच 2 कंट्रीज? और भी लाइन्स थी, काफ़ी पढ़ा होगा, इंडिया अफगानिस्तान के बीच में ये ड्यूरेंट लाइन है। अच्छा, रेड क्लिफ लाइन कहाँ पड़ती है? रेड, ये इम्पोर्टेंट है ना, रेड, एक सेकेंड, आपकी है रेड क्लिफ, एक आपकी है मैकमोहन। ये अपनी पाकिस्तान से बाउंड्री है, मैकमोहन आपकी उससे चाइना से। और ऐसा नहीं है कि चाइना से पूरी बाउंड्री को मैकमोहन बोला जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश के अंडर में आता है, अरुणाचल प्रदेश जो बाउंड्री चाइना से बनाता है उसे अपन मैकमोहन लाइन कहेंगे। ठीक है। इंद्री चिया सिक्किम में क्या फुल फ्लेज स्टेट, इसकी भी एक कहानी थी 1974 में, कैसे ये 35th CAA से एसोसिएट स्टेट बना था, कैसे 1975 में फुल फ्लेज स्टेट बना 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। फुल फ्लेज स्टेट 1975 में बना था। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियडिकल विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सी टू, ये पूरा पड़ा था, ये इंडिया के समर मानसून कैसे आता है, अरेबियन सी से पानी उठा के, कोई क्या लो प्रेशर होता है, विंड कैसे फ्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कहाँ तिब्बत प्लेट्यू था, कहाँ हिमालय से टकरा के लौटते में रिट्रीटिंग मानसून कैसे होता है, कैसे तमिलनाडु में बारिश होती है रिट्रीटिंग मानसून से, सब पढ़ा था हमने। तो ये वेस्ट था, ये साउथ था, तो ये है साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है। हु प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ प्रेम्बल? अपन ये मत सोचना कि ऐसे ऐसे, पिछले वीडियोस देखे होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए पिछले वीडियोस को रेफर करें। हु प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? प्रेम्बल किसने ड्राफ्ट किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा? एक्सक्लूसिव पावर मतलब सिर्फ लोकसभा की पावर है, उसमें राज्यसभा दखलंदाजी नहीं दे सकती। तो एक तो मनी बिल तो था ही, आर्टिकल 110 का। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ये दोनों के पास पावर होती है, इम्पीच करने की भी दोनों के पास पावर होती है प्रेसिडेंट को। ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए आपको लोकसभा के पास ही एक्सक्लूसिव पावर है, तो 1 और 4। हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर? क्यों चीफ मिनिस्टर पार्ट नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर का, और क्यों PM पार्ट नहीं है पार्लियामेंट का, सब बताया था।
हु डिस्चार्जेस द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट व्हेन वैकेंसी अगर प्रेसिडेंट मर जाए, भाग जाए, कुछ हो, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट भी उसके साथ चला जाए, तो कौन संभालेगा? संभालेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो भी चला जाए तो कौन संभालेगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद मनी बिल? आर्टिकल 110 सबको पता होगा। द इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू विच स्टेट? बेरिंग स्टेट। कौन से ओशन में पड़ता है, पैसिफिक या अटलांटिक? कमेंट करना। इन इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय हूम? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ दिस कॉन्टिनेंट्स? बताया था कि कैसे ये, अच्छा इंडिया बना दिया, सॉरी। सब बताया था कि कैसे ये इक्वेटर है, ठीक है, कैसे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ आता है 23.5 डिग्री में, तो जो कंट्रीज ऑब्वियसली यहाँ पे होंगी वही उन्हीं से पास करेगा। ठीक है। तो एशिया पर अपनी आती है, इंडिया से तो पास करते ही है, नॉर्थ अमेरिका से भी पास करता है, अफ्रीका से भी पास करता है। साउथ अमेरिका ऐसी कंट्री है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है। ठीक है। हाउ मच द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम? 5:30। सबने फोन में देखा होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडस एंड नेपाल? सिंगी खम्मान और सागर माथा कैसे माउंट एवरेस्ट, ये भी देखा था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक, और सांबर कौन सी थी बताना। ठीक है। विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन इंडिया? जिम कॉर्बेट। चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड्स मेजर रिवर इज द नॉर्थ वेस्ट रिवर? वो नील रिवर थी। When was the Constitution of India adopted? कब हुआ था? कब हुआ था adopt? enact। कब हुआ था enforce? commence। इन दोनों का मतलब कैसे क्या होता है बताया था। तो ये कब हुआ था? adopt कब हुआ था? 1949। चलो यहाँ से अपन को पढ़ना है, अभी तक क्या था, रिवीजन था। Which category of coal is considered as brown diamond? देखो सबसे पहले तो कोल की आपकी कैटेगरीज होती हैं। ऑलराइट, क्या कैटेगरीज होती हैं? सबसे पहले आपका आता है एक एंथ्रासाइट, एक आपका आता है बिटुमिनस, फिर आता है आपका सब बिटुमिनस, फिर आपका आता है लिग्नाइट। ऑलराइट, तो ये एक ऑर्डर है। जो एंथ्रासाइट है ये सबसे बेस्ट कैटेगरी का कोल है, बेस्ट कैटेगरी है, फिर नीचे नीचे डाउन होती जाती है। ठीक है। एंथ्रासाइट बेस्ट कैटेगरी पूछेगा तो एंथ्रासाइट है। अच्छा, लिग्नाइट, लिग्नाइट को अपन बोलते हैं ब्राउन डायमंड, या कह लो ब्राउन कोल। ऑलराइट, चलो, और इतना काफी है। तो यही ब्राउन डायमंड पूछा था, अगर इसकी जगह पूछा होता बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, वो एंथ्रासाइट होता। ये पूरी सीरीज ही थी 1 2 3 4। ब्राउन डायमंड लिग्नाइट को बोलते हैं। अच्छा, आपकी एक याद कर लो, ये एग्जाम में आ चुका है, पीवाईक्यू है। रानीगंज, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं सभी पीवाईक्यू है, एफकेट एसएससी के। जो रानीगंज है ये किस लिए फेमस है? रानीगंज ये पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल में। क्यों फेमस है? यहाँ सबसे ज्यादा कोल माइनिंग होती है, कोल माइनिंग के लिए फेमस है, इन शॉर्ट समझ लो। ठीक है। रानीगंज का अगर जिक्र हो तो समझ जाना कोल माइनिंग से रिलेटेड। चलो, काफी। विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? चलो, डेजर्ट आपकी दो चीजें हैं डेजर्ट में भी। आपका एक पूछ लेगा यही कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, एक आपका पूछ लेगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा है। देखो डिफरेंस, अभी शॉक हो गए,
एक सेकेंड भाई, देखो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? वो है एंटार्क्टिका। शॉक लगा होगा, कोई बात नहीं। एंटार्क्टिका आपका अगर क्वेश्चन में आता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, वो आपका एक आपके ऑप्शन में और दिया होगा सहारा, ये आपको कंफ्यूज करेगा। पर सहारा तभी आप टिक करना जब यहाँ लिखा हो हॉट। हॉट कोल्ड क्या होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। ये आपका इक्वेटर हो गया, क्या है ये, इक्वेटर 0 डिग्री। इधर आपका क्या होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इधर आपका होता है 23.5 डिग्री साउथ, ये होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इस 23.5 डिग्री नॉर्थ से ये 23.5 डिग्री साउथ, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये जो जगह होती है इसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। ये क्वेश्चन एफ के टेस्ट में तो नहीं आएगा खैर, पर ऊपर का टेम्परेट जोन कैसे क्या होता है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी क्वेश्चन के नजरिए से। मेन क्या है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक जो एरिया आता है वो आता है टॉरिड जोन के अंदर आता है, ठीक है। अब आपको ये बता दें कि टॉरिड जोन के अंडर में इस एरिया में जो एरिया है ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, इस एरिया में जितने भी डेजर्ट होंगे, ये तो लिख ही लिया होगा, पता ही होगा, तो इस एरिया में टॉरिड जोन में जितने डेजर्ट होंगे वो आपके होंगे हॉट डेजर्ट, और इसके बियॉन्ड में जितने होंगे, इधर इस लाइन के इधर जितने होंगे वो आपके होंगे कोल्ड डेजर्ट। इस लाइन के इधर जितने होंगे वो होंगे कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। एंटार्क्टिका इधर ही आता है आपका। तो इतना आ गया कि हॉट डेजर्ट किस एरिया में आता है और कोल्ड डेजर्ट किस एरिया में आता है, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या था, एक आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट एंटार्क्टिका है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट पूछे तो ही वो सहारा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट कहा था, तो इसका आंसर एंटार्क्टिका होगा। बाकी भी दिए होंगे, सहारा से कंफ्यूज नहीं होना है। आपके कुछ और डेजर्ट है, ये भी आपका मैच द फॉलोइंग आ जाता है कि ये डेजर्ट कौन सी कंट्री में आता है वगैरह वगैरह। तो एक आपका होता है, एक सेकेंड, अटाकामा डेजर्ट, एक आपका है कालाहारी डेजर्ट, ठीक, और एक आपका होता है पेंटोगनियन, स्पेलिंग देख लेना एक बार, पेंटोगनियन डेजर्ट, ठीक है। कंट्रीज पूछ लेता है, मैच द फॉलोइंग कर लेता है, कुछ भी कर लेता है। सहारा सबको ही पता होगा कहाँ होगा, ठीक है। अटाकामा कहाँ आता है, अटाकामा आपका आता है साउथ अमेरिका में आता है, ठीक है। कालाहारी डेजर्ट कहाँ आता है, अफ्रीका में आता है। अफ्रीका को अपन ब्लैक नेशन भी बोलते हैं, या नेशन नहीं, एक्चुअली क्या बोलेंगे, ब्लैक कॉन्टिनेंट बोलेंगे, सॉरी माय बैड, ब्लैक कॉन्टिनेंट बोलेंगे, ठीक है। पेंटोगनियन डेजर्ट आपका आता है अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, ब्यूनोस एयरेस, ठीक है। चलो इतने डेजर्ट का जब पढ़ ही लिया है तो थोड़ा इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी देख लेते हैं।
इंडिया में आपका, इंडिया में अगर पूछे इंडियाज लार्जेस्ट डेजर्ट, पता होगा सबको, थार। और इंडिया का अगर कोल्ड वाला पूछे, कोल्डेस्ट, अपने यहाँ भी कोल्ड डेजर्ट है, गेस, वो अपना आता है लद्दाख में। इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट थार में है, सॉरी, और इंडिया का कोल्डेस्ट डेजर्ट लद्दाख में, ठीक है। लार्जेस्ट इंडिया का थार, कोल्डेस्ट ये अटाकामा का आता है, कालाहारी का आता है, पेंटोगनियन का आता है, सब पढ़ लिया। लार्जेस्ट और वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट में क्या फर्क है ये भी पढ़ लिया, चलो बढ़िया। तो विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, वो अंटार्कटिका है, ठीक है। आई होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। विच इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया। तो रिवर्स के बारे में देखा है हमने, थोड़ा सा यहाँ और देख लेते हैं। क्या पूछा है, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग। वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग क्या होता है आपका, एक होता है वेस्ट फ्लोइंग, आपका होता है ईस्ट फ्लोइंग। तो ऐसा आपका इंडिया है, इंडिया है। तो जो रिवर इधर आके, इधर आपका क्या होता है, बे ऑफ बंगाल, इधर आपका अरेबियन सी। जो रिवर आके इधर गिरती है, और कुछ रिवर आके इधर गिरती है, गंगा वगैरह आके इधर गिरती है, मेन मोस्ट ऑफ द रिवर आके इधर गिरती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये साउथ है, नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ईस्ट साइड में गिरेगी, तो इधर होगा आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, इस साइड आने वाली, इधर साइड आने वाली होंगी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, खत्म, कोई डाउट नहीं। तो पूछ रहा है क्या पूछा था, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, पूछ रहा है इस साइड गिरने वाली लार्जेस्ट कौन सी है। इस साइड वाली तो बता ही देंगे कौन सी है, गंगा है। लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, ठीक है। तो वो पता होगा ऑलमोस्ट लोगों को, यही बता दे रहा हूं मैं। नर्मदा है, मैं इसे एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। या इधर आपका पड़ता है विंध्यान रेंज, इधर पड़ता है सतपुड़ा रेंज। नर्मदा यहाँ एक अमरकंटक वो है, अमरकंटक छत्तीसगढ़ में, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, नर्मदा निकल के इधर आती है, और ये बन जाती है, नर्मदा है लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। अब ये दोनों रेंज, नर्मदा विंध्यान और सतपुड़ा रेंज है, तो आपसे क्वेश्चन में आ जाएगा कि दो रेंज के बीच में से निकलता है, उसे अपन कहते हैं रिफ्ट वैली, ठीक है। मतलब नर्मदा यहाँ से निकल रही है रिफ्ट वैली से होके, क्योंकि इसके इधर ऊपर विंध्यान है, नीचे सतपुड़ा है, और इधर एक और निकलती है तापी, ताप्ती। तो नर्मदा तापी ऐसी रिवर है जो वेस्ट फ्लोइंग है और रिफ्ट वैली से निकलती है, ठीक है। और लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग कौन सी है, नर्मदा है, खत्म। लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया नर्मदा। व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग ऑफ, अच्छा एक बार वो देखना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ तो लार्जेस्ट वो तो बता ही दिया था, ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, चलो। व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी कुछ देर पहले यही बता दे रहा हूँ, कुछ देर पहले आपको बताया था कि एडॉप्ट और इनेक्ट एक चीज होती है, कमेंस कमेंस और एनफोर्स एक चीज होती है। तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये बताया था अभी और पिछले वीडियो में भी, कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट इनेक्ट और कमेंस एनफोर्स किस दिन हुआ था। एडॉप्ट या इनेक्ट हुआ था नवंबर 26 1949 को,
और कमेंस एनफोर्स हुआ था जनवरी 26, जब रिपब्लिक डे मनाते हैं आप 1950 को। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो पूछ रहा है एडॉप्ट नेशनल फ्लैग कब एडॉप्ट हुआ था, तो ये 22 जुलाई 1947 को हुआ था। रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड विद विच इशू, ये आपके कुछ कन्वेंशंस होते हैं, पता है एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो साथ में बाकी क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो आपके कुछ होते हैं, जैसे कि आपका हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, एक आपका होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक आपका होता है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक, एक आपका ये रामसर कन्वेंशन, बोन कन्वेंशन था, और बेसल कन्वेंशन है, और क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, वियना प्रोटोकॉल बचा, वियना प्रोटोकॉल, ठीक है। सॉरी अगर एक्सटर्नल नॉइज आ रही हो तो ये नेबरहुड से थोड़ा, ठीक है। हाँ, तो ये आपके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब इश्यूज होते हैं, और ये मेन जो भी ये सिटीज के नेम पे रख दिए जाते हैं, ठीक है, अभी वो बाद में बताएंगे। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है आपका, ये रिलेटेड है किस चीज से, ये बातें करते हैं सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर्स की, सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है, मैं लिमिटेड चीजें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो दिक्कत ना हो। और क्या था, रामसर कन्वेंशन, ये आपका वेटलैंड से, जो क्वेश्चन में भी यही पूछा था। बोन कन्वेंशन आपकी जो माइग्रेटरी स्पीसीज होती हैं जो लुप्त होती जा रही हैं, ठीक है। बेसल कन्वेंशन आपका हैजर्डियस वेस्ट, जो बैटरीज वगैरह का होता है, जो इंडस्ट्रियल मेजरली कह सकते हैं, हैजर्डियस वेस्ट से रिलेटेड होता है बोन कन्वेंशन। वियना प्रोटोकॉल वो होता है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। अच्छा, ये कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना, आई मीन टू से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना प्रोटोकॉल में, या मैं इसे उठा के यहीं रख दूं, चलो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बात करता है उन सब्सटेंसेस की जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, और वियना प्रोटोकॉल बात करता है ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन को लेके। याद करने में डिफिकल्टी नहीं होगी, 4-5 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। वियना प्रोटोकॉल प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, बेसल कन्वेंशन आपका हैजर्डियस वेस्ट से रिलेटेड होता है, बोन कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीसीज से, रामसर कन्वेंशन वेटलैंड से होता है। वेटलैंड्स इंडिया में भी आपको काफी चीजें होंगी, करंट अफेयर्स में भी पढ़ा होगा। अच्छा, रामसर का आ जाएगा क्वेश्चन, रामसर एक सिटी है, कौन से कंट्री में है, वो है ईरान, ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस से, अच्छा ग्रीन हाउस गैस आपका एक वाटर वेपर तो जानते ही होंगे सब, वाटर वेपर को भी ग्रीन हाउस गैस कंसिडर किया जाता है, वाटर वेपर को भी ग्रीन हाउस गैस का एक टाइप कहा जाता है। वाटर पूरा ही लिख लो, वाटर वेपर इज अ टाइप ऑफ, आ जाएगा क्वेश्चन में इसलिए मेंशन कर दिया। ऑलराइट, इतना काफी है। तो क्या रामसर कन्वेंशन का पूछा था कौन से इश्यू से रिलेटेड होता है, तो वो वेटलैंड से था। प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ये कौन सा कन्वेंशन था, वियना प्रोटोकॉल था। माइग्रेटरी स्पीसीज से रिलेटेड कौन सा वाला था, वो आपने देखा था, बोन कन्वेंशन था। ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड कौन सा था, ये भी देखा था, क्योटो प्रोटोकॉल था। चलो, ट्वेल्थ शेड्यूल was added to our constitution with which amendment। अच्छा, ये तो पता होगा, अपने जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था
तब टोटल 8 स्केड्यूल थे, पॉलिटी में पढ़ा होगा या नहीं तो जान लो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब अपने स्टार्टिंग में 8 स्केड्यूल्स थे। उसके बाद क्या हुआ, आपके 4 स्केड्यूल्स 4 अलग अलग अमेंडमेंट से ऐड हुए, ठीक है। तो एक आपका था 9th स्केड्यूल, एक आपका था 10th स्केड्यूल, 11th और 12th स्केड्यूल। ये बाद में अमेंडमेंट होते गए और ये स्केड्यूल नए ऐड करते गए। तो फिलहाल के लिए भी यही जान लो, वरना तो बहुत खिचपिच हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना जान लो कि कौन सा स्केड्यूल कौन से अमेंडमेंट पे ऐड हुआ था। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था उसी में आपका 9th स्केड्यूल ऐड किया गया था, ठीक है। एज ऑफ नाउ अभी 12 स्केड्यूल है, क्वेश्चन आता है कितने हैं तो 12 है, ठीक है। उसके बाद आपका हुआ था एक 52nd अमेंडमेंट। इसमें आपकी किसकी बात की गई है, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई है, ऑल राइट। और 11th स्केड्यूल आपका 73rd और ये 12th 74th अमेंडमेंट से ऐड हुए थे, ठीक है। तो याद कर रहे हैं, 9th आपका फर्स्ट अमेंडमेंट से हुआ था, 10th आपका 52nd, 11th 73rd और 12th 74th अमेंडमेंट से हुआ था, ठीक है। चलो, तो उसमें 12th स्केड्यूल की बात पूछ रहा है, वो 74th से हुआ था, ठीक है। इसमें 11th, इसमें 10th और इसमें 9th, ठीक है। ऑन विच डेट समर सॉलिस्टाइस इज ऑब्जर्व्ड, वेरी गुड। समर सॉलिस्टाइस विंटर सॉलिस्टाइस सब नहीं पढ़े होंगे, जरा यहां देख लेते हैं। ऑल राइट, एक आपका होता है समर सॉलिस्टाइस, एक आपका होता है विंटर सॉलिस्टाइस, और एक होता है पेरिहिलियन, एक आपका होता है एपिहिलियन। एक आपका होता है वर्नल इक्विनॉक्स, वर्नल या स्प्रिंग बोल सकते हो, इक्विनॉक्स। देखो एक आध क्वेश्चन इनमें से आ जाएगा, इन 6 में से। वर्नल इक्विनॉक्स और एक आपका ऑटमनल इक्विनॉक्स होता है। इनकी कुछ डेट्स होती हैं प्रॉपर, जिस दिन ये चीजें होती हैं। समर सॉलिस्टाइस क्या होता है, ये आपका अर्थ है, ये आपका सन है। तो जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, तो वो समर सॉलिस्टाइस होता है। और जब डायरेक्ट सन आपका विंटर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर होता है, तो वो विंटर सॉलिस्टाइस होता है, ठीक है। तो सन ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर कब होता है, तो यहां लिखना 21 जून को अपन मनाते हैं समर सॉलिस्टाइस, ठीक है। और 22 दिसंबर को जो भी निकला है उसमें मनाते हैं अपन विंटर सॉलिस्टाइस, ठीक है। मेन आपको डेट्स याद रखनी है, लॉजिक यही है इसका। समर सॉलिस्टाइस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन होगा, विंटर सॉलिस्टाइस में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे सन होगा, क्योंकि अपन इधर कैंसर में रहते हैं। अभी 22 दिसंबर में क्या है, अपने यहाँ सर्दी है, क्योंकि अपने पास सन नहीं है। सन किधर है, सन कैप्रिकॉन की तरफ है, इसलिए उधर गर्मी है, ठीक है। चलो बेहतर। एक आपका टर्म होता है पेरिहिलियन और एपिहिलियन। पेरिहिलियन एपिहिलियन क्या होता है, ये आपका अर्थ है, ये आपका सन है। तो एक टाइम एक साल में ऐसा आता है कि सन अर्थ के सबसे पास होता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि सन अर्थ के बहुत दूर होता है। तो ये दोनों दिन भी आपके फिक्स हैं, पेरिहिलियन और एपिहिलियन वाले, ठीक है। पेरिहिलियन आपका पड़ता है जनवरी 3 को, और एपिहिलियन ये आप कर लो
पी से पेरिहिलियन मतलब पास में, पी फॉर पेरिहिलियन या पास में जो भी बोल लो, वो थर्ड को होता है, जनवरी 3। और एपीहिलियन मतलब दूर, सबसे दूर सन होता है, उसको बोलते हैं एपीहिलियन। वो कब होता है? आपका जुलाई 4 को होता है। इस दिन सबसे पास में होता है, इस दिन सबसे दूर में होता है। ठीक है, ये आपका होता है वर्नल इक्विनॉक्स और ऑटमनल इक्विनॉक्स। अच्छा, ये तो आपने देख लिया कि कब इधर सन ज्यादा है, इधर सन ज्यादा है, वगैरह वगैरह। अब एक ऐसा टाइम आता है कि पूरे अर्थ पे बराबर सनलाइट गिरती है, एकदम सन की पूरे अर्थ पे बराबर सनलाइट होती है। तो वो कौन से दो दिन होते हैं? एक आपका 21 मार्च को, उससे अपन हाँ, तो एक आपका होता है 21 मार्च को, इसे अपन स्प्रिंग या वर्नल इक्विनॉक्स बोलेंगे। एक आपका होता है ऑटमनल इक्विनॉक्स, ये आपका पड़ता है 23 सितंबर को। ठीक है, चलो देख लिया आपने बहुत आराम से। समर सोलिस्टाइस, विंटर सोलिस्टाइस, 21 जून को समर पड़ेगा, 22 दिसंबर को विंटर सोलिस्टाइस। 3 जनवरी को सन सबसे पास में होता है तो पेरिहिलियन, सबसे दूर को होता है 4 जुलाई को तो एपिहिलियन। पी फॉर पास, पेरिहिलियन। ठीक है, याद रखना। अच्छा, वर्नल इक्विनॉक्स और ऑटमनल इक्विनॉक्स 21 मार्च और 23 सितंबर। पूछा क्या था? समर सोलिस्टाइस पूछा था, इतना हलवा क्वेश्चन पूछा था। समर सोलिस्टाइस कब होता है? खत्म, 21 जून। वेयर इज अंटार्कटिक सर्कल लोकेटेड? यार अभी तो पढ़ा था, यही बता देते हैं। कौन सा ले? ये वाला लेते हैं। चलो, ये अर्थ है आपकी, तो बच्चों की चीज है। 0 डिग्री इक्वेटर, इसके ऊपर 23.5 डिग्री इक्वेटर के नॉर्थ में है तो ये नॉर्थ आ जाएगा। फिर इधर 23.5 डिग्री ये इक्वेटर के साउथ में है तो साउथ आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। अगर ये सब आता हो तो 2x में देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इधर आपका ऊपर और होता है, इधर जाके होता है आपका 66.5 डिग्री इक्वेटर के नॉर्थ में है तो नॉर्थ। इधर होता है आपका 66.5 डिग्री साउथ, क्योंकि इक्वेटर के साउथ में। तो इसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल। जो नॉर्थ में होगा उसे बोलेंगे आर्कटिक सर्कल, और जो साउथ में होगा उसे बोलेंगे एंटार्क्टिक सर्कल। बस इतना याद रखना है, इजी है। तो एंटार्क्टिक सर्कल का पूछा था, तो 66.5 डिग्री साउथ। विच बायो में हैज अ लॉन्ग ड्राई सीजन? तो ये सावन है, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, ये अपन डिटेल में ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। वेयर इज कूनो नेशनल पार्क लोकेटेड? कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? यहाँ सबको पता होगा कहाँ है। और पीएम ने अपने बर्थडे पे यहाँ कितने टाइगर छोड़े थे, वो टाइगर कहाँ से टाइगर बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड, चीता। ठीक, कहाँ से आए थे? नामीबिया से आए थे। क्या प्रोजेक्ट था? प्रोजेक्ट चीता। अभी उनका पढ़ा होगा अपने करंट अफेयर्स में, एक एडेप्टेशन प्रोग्राम चलाया है। ठीक है, तो सबको पता है कूनो नेशनल पार्क में आए हैं, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। आइसो अप जिम कॉर्बेट सबको पता होगा, फर्स्ट था वो तो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क्स। वो बाकी नेशनल पार्क है वो आगे कवर करेंगे अपन। उत्तराखंड में है, सबको ही पता होगा। और ये फर्स्ट नेशनल पार्क था इंडिया का। वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल पार्क मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है, येलो स्टोन है, यूएसए में। ये वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल पार्क था। ठीक है, अच्छा ये आइसो हाइट, ये थोड़ा सा आपको आइसो हाइट, आइसो थम, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट टॉपिक लग सकता है, तो ध्यान से सुनना। ये आपका होता है आइसोथर्म।
देखो ये चीज होती क्या है, आइसोथर्म हो गया, आइसो हाइट हो गया, ये चीज होती क्या है, आपकी लोकेशंस होती हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मान लो 8 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ 8 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ 8 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ 8 डिग्री, तो ये सेम टेम्परेचर है, तो यहाँ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। ऑल राइट, डेफिनेशन लिखना चाहो लिख सकते हो, पर इन इन जगह कनेक्ट करने के लिए इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी जाती है सेम टेम्परेचर वाली जगह। जो टेम्परेचर वाली जगह ऐसा होता है वो उसे बोलते हैं अपन आइसोथर्म। ये टेम्परेचर से रिलेटेड होता है आइसोथर्म, सेम टेम्परेचर हो जाए, ठीक है। आइसो हाइट रिलेटेड होता है रेनफॉल से, आपका होता है ना 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, आगे क्वेश्चन आएगा कि इन इन जगह पे 200 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल होती है, तो उन्हें इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है। कि इधर इधर कम रेनफॉल होती है, उन्हें कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उस टर्म को बोलते हैं आइसो हाइट। अगर क्वेश्चन, ये दोनों का एक कंफ्यूजन रहता है, एक कंफ्यूजन आइसोथर्म आइसो हाइट का समझ में आ गया होगा। आई होप सेम सेम टेम्परेचर वाली जगह को कनेक्ट कर देना इमेजिनरी लाइन से। एक आपका होता है, केमिस्ट्री का हो गया, आगे जो मैं बोलूँगा आइसोटोप्स होता है, एक आपका होता है आइसोबार। तो ये थोड़ा देख लेना, ये इन दोनों का वो आ जाएगा अगर, तो ये तो पूरा स्टैटिक है तो याद ही करना पड़ेगा कि आइसोटोप्स होते हैं जिनमें सेम एटॉमिक नंबर होता है। केमिस्ट्री मेरी भी कम हुआ है, तो बस इतना याद रख लो, इतना ही काफ़ी है। जो ये पीवाईक्यूज में आ चुके हैं उस बेसिस पे कर रहे हैं हम लोग। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में कि वो क्या होता है जो सेम, जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होते हैं या डिफरेंट मास नंबर होते हैं, या वो चीज क्या होती है जहां पे सेम मास नंबर होते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं। तो भाई आइसोटोप वो है जहां एटॉमिक नंबर सेम होंगे लेकिन मास नंबर अलग अलग होंगे। आइसोबार वो है जहां सेम मास नंबर होंगे लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होंगे। तो देखना थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, लेकिन ये एग्जाम में आपको 3 मार्क्स से क्वेश्चन दे जाता है, ठीक है। चलो बढ़िया, क्या पूछा गया था, आइसो हाइट किससे रिलेटेड, आइसो हाइट मैंने आपको बताया था रेनफॉल से रिलेटेड है, ये रहा। आइसोथर्म आएगा टेम्परेचर, आइसो हाइट आएगा रेनफॉल, खत्म। चलो ये देखो आइसो हाइट्स के रिलेटेड एग्जाम ये आ गया क्वेश्चन। इंडिया ऑब्जर्व्स 200 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल एनुअली इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा 200 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल किन किन राज्यों में होती है, इसने तो बस ये पूछा है कि किन इनमें से राज्य बताओ। मैं आपको सारे राज्य बताता हूँ जहां जहां होती है। आपका एक असम होता है, आपका मेघालय होता है, ठीक है, नागालैंड होता है और अरुणाचल प्रदेश होता है। इंडिया को मैप में आपको पता होगा कहाँ ये चीज़ें पड़ती हैं, इधर ये साइड आपका है जो इधर बांग्लादेश आ जाता है नीचे, इधर अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश, आपका नागालैंड है, त्रिपुरा, त्रिपुरा बोल रहा हूँ मैं, इधर आपका त्रिपुरा तो होती है इधर बारिश में, नागालैंड में होती है, इधर आपकी असम में होती है और इस मेघालय में होती है। तो इन जगहों पे 200 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल होती है, असम मेघालय नागालैंड। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन थे, इनमें से कौन सी जगह होती है, जम्मू कश्मीर, केरल, नागालैंड, महाराष्ट्र। तो नागालैंड आंसर है, नागालैंड में होती है, ठीक है। नो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर। तो और भी बहुत सारे मूवमेंट है यार, वो पढ़ेंगे अपन, हिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल में। तो बेसिकली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 1920 में हुआ था। हाउ मैनी आवर्स डिफरेंस इज देयर बिटवीन अरुणाचल एंड द्वारका। ये इंडिया है, ये गुजरात में आपका द्वारका आता है,
अरुणाचल प्रदेश इधर आता है। तो बोल रहा है इन दोनों के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस, मतलब वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है, अपनी एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो यहाँ से गुजरती है, पर देखा जाए तो मैंने आपको पिछले वीडियो में लॉन्गिट्यूड पढ़ाए थे, तो मैंने बताया था कि 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड इक्वल होता है 1 आवर के, और अपने इंडिया से ऐसे 2 लॉन्गिट्यूड गुजरते हैं, तो कितना हो गया 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड, मतलब 2 आवर्स। तो द्वारका और अरुणाचल के बिटवीन में 2 लॉन्गिट्यूड गुजरते हैं, तो डिफरेंस इन दोनों का 2 घंटे का है। द्वारका में जब, मतलब जिस टाइम द्वारका में 8 बजते हैं, क्या बोलते हैं, उस टाइम अरुणाचल में 10 बजने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, दोनों जगह ही 8 बजते हैं, बिकॉज 8 नहीं बजते, इधर एक आपकी लाइन होती है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम फिक्स है। टाइम क्या था, पढ़ा था GMT + 5:30, ग्रीनविच मीन टाइम के 5.5 घंटे आगे। बट बेसिकली आपको नॉलेज होनी चाहिए कि द्वारका और अरुणाचल के बीच में 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है, जो कि 2 घंटे है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड, हु वाज द फाउंडर ऑफ मगध महाजनपद? ये भी आपका पढ़ेंगे डिटेल में हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री में। एक आपका है मगध महाजनपद, लोगों को पता होगा कौन है फाउंडर, लेकिन वो गलत पता, मतलब गलत कर दिया होगा, बिकॉज वो कंफ्यूज है मगध महाजनपद में और मगध डायनेस्टी में। मैक्सिमम लोगों ने गलत किया होगा, बिकॉज मगध महाजनपद का फाउंडर है, कौन है, यहाँ दिखते हैं ऐसे, इससे लिखते हैं, बृहद्रथ। और मगध डायनेस्टी के फाउंडर हैं आपके बिंबिसार। तो कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो मगध महाजनपद में भी बिंबिसार के लगा के आ जाते हैं, क्योंकि हर्यंकर डायनेस्टी के फाउंडर बिंबिसार थे, और यही हर्यंकर डायनेस्टी मगध डायनेस्टी की फर्स्ट डायनेस्टी, मतलब हर्यंकर डायनेस्टी जो कि बिंबिसार फाउंडर हैं, वही मगध डायनेस्टी के फाउंडर। लेकिन मगध महाजनपद, क्योंकि महाजनपद पहले आया था, डायनेस्टी का बाद में आया है, तो बृहद्रथ जो महाजनपद के थे और डायनेस्टी के बिंबिसार, तो आपके ऑप्शन में दोनों दिए होंगे, तो बिंबिसार मत लगाना, देखना डायनेस्टी दिया हो तो बिंबिसार, महाजनपद दिया है तो बृहद्रथ। खत्म। चलो बाय, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, मिलते हैं।